नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें से कई अनुच्छेद एग्ज़ाम्स में हूबहू पूछे गए हैं और कुछ की संभावना है कि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद की परिभाषा। अनुच्छेद किसे कहा जाता है? तो संविधान में विभिन्न धाराएं होती हैं जिन्हें संवैधानिक भाषा में अनुच्छेद कहते हैं। संविधान में विभिन्न धाराएं होती हैं जिन्हें संवैधानिक भाषा में अनुच्छेद कहते हैं। अब जानते हैं धाराएं क्या होती हैं। धारा संविधान के अलावा अन्य सभी कानूनों में लिखे नियम धारा कहलाते हैं। संविधान के अलावा अन्य सभी कानूनों में लिखे नियम धारा कहलाती है, जैसे आईपीसी की धारा 377 आदि। अब जानते हैं अनुच्छेद 1, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी लिख दिया गया है, आप तो यहाँ से लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लिखें भी नहीं तो आप इस वीडियो को केवल वीडियो को ऑन कर लीजिए, केवल इसको सुनिए। आप 5 से 6 बार सुन लीजिएगा, आपके अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यहाँ पर किसका जिक्र अनुच्छेद 1 में? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो संघ का नाम है उनमें से निम्नलिखित में क्या है? भारत, इंडिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो संघ का नाम है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ के लिए यहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। इस बात को भी नोट करिएगा, यहाँ से प्रश्न बन चुका है। जो राज्यों का संघ होगा तो राज्यों का संघ न लिखकर वहाँ पर लिखा है राज्यों का यूनियन। संघ मतलब यूनियन लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 1 में। और संघ का नाम क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ क्या? यूनियन यहाँ पर प्रयोग किया गया है संघ के लिए, जो इंग्लिश में शब्द है यूनियन। अब जानते हैं अनुच्छेद 2, संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनका गठन कर सकती है। अनुच्छेद 2, संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनका गठन कर सकती है। अनुच्छेद 3, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 3 के तहत निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। पहला है नए राज्य का गठन, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। संविधान में 3 प्रकार के बहुमत से संशोधन किया जाता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन से। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। सीधा प्रश्न बन चुका है, नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 12, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर राज्य से अभिप्राय है सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय आदि। अनुच्छेद 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है? सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय आदि। अनुच्छेद 13 की अगर संक्षिप्त में बात करें तो मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। समझते हैं इसे, मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण मतलब कम करने वाली विधियाँ। इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 13 में 4 धाराएं हैं, मूल संविधान में 3 थी। 13(1) कहता है कि इसमें ये उल्लेखित है कि संविधान पूर्व की विधि यानी संविधान लागू होने से जो पूर्व की विधियां हैं संविधान के साथ तर्क संगत नहीं होने पर शून्य हो जाएंगी। ये लिखा है 13(1) में। 13(1) का संबंध संविधान की पूर्व की विधियों से है। अब जानते हैं अनुच्छेद 13(2), कोई भी ऐसी विधि जो संविधान लागू होने के बाद बनाई गई है वह विधि संविधान के साथ संगत नहीं होने पर शून्य हो जाएगी। यहाँ पर क्या है? 13(2) का संबंध संविधान के लागू होने की बाद की विधियों से है। अब जानते हैं 13(3) के बारे में। अनुच्छेद 13(3), यहाँ पर विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13(4), अनुच्छेद 368 प्रक्रिया के तहत किए गए संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत परिभाषित
विधि शब्द में शामिल नहीं है। यानी 368 प्रक्रिया के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे वे विधि शब्द में शामिल नहीं होंगे। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 13 के 4 में। अनुच्छेद 13 आच्छादन के सिद्धांत का आधार है, लेकिन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस प्रकार की शब्दावली उल्लेखित नहीं है। अब पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है, संक्षेप में समझते हैं। समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। अंडरलाइन भी किया हुआ है, समझ जाएंगे आप इसका मतलब क्या है। समता से समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस ट्रिक को लिखने के बाद ये क्रम से आप लिख लीजिएगा। और आर्टिकल क्या है, समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब यहाँ से जानते हैं एक एक करके अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 14, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे तथा सभी कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे तथा सभी कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। संक्षेप में कहें तो विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समानता इम्पॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में क्या है, तो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये क्रम से याद रखिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव राज्य नहीं करेगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर। यह था अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16, राज्य सरकारी नौकरियों में किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा निवास के रूप में भेदभाव नहीं कर सकते। निवास स्थान के रूप में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो लोक नियोजन में सभी को अधिकार दिया जाएगा। जो लोक नियोजन व्यवस्था है यानी सरकारी नौकरियों में सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। यह है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन से संबंधित है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का। देखेंगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उल्लेखित है कि उपाधियों का अंत होगा। उपाधियों का अंत, इसके तहत शिक्षा व सेना को छोड़कर अन्य उपाधियों को समाप्त किया गया है। यानी शिक्षा व सेना में अभी भी उपाधियां हैं। अगली बात लिखी हुई है, कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 में लोक व्यवस्था शब्द का उल्लेख नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। लोक व्यवस्था शब्द का उल्लेख पहले नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। तो प्रश्न पूछा जाता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 में है। इसके तहत कुछ निम्न बातें हैं। आर्टिकल 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार माना जा सकता है। हालांकि स्पष्ट उल्लेख नहीं है प्रेस की स्वतंत्रता का, लेकिन यहाँ पे इसमें निहित है, ये माना जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो आपका उत्तर होगा आर्टिकल 19 के 1 में। राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी इसी आर्टिकल में है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी मौलिक अधिकार है और इसी अनुच्छेद में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि निहित है राष्ट्रीय ध्वज फहराना। अब देखते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। इसमें 3 बातों का उल्लेख है। जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया हो उस व्यक्ति को उस समय के कानून के तहत ही सजा दी जा सकती है। दूसरी बात लिखी हुई, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती हैं, यानी एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या है, 3 बातों का उल्लेख है। जिस समय अपराध किया गया हो उस व्यक्ति को उस समय के कानून के तहत ही सजा दी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती है।
तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21 है, 86वें संविधान संशोधन 2002 से राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 है। अब देखते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कुछ बातें यहाँ से स्पष्ट होती हैं, उन्हें देखते हैं। इसके तहत सभी व्यक्तियों को जीवन जीने तथा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। और इसमें एक बात का उल्लेख है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे कहा गया है कि यह मूल अधिकार है और इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना जा सकता है। प्रश्न पूछा गया कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या उत्तर देंगे, अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका स्पष्ट उल्लेख है, विवाह करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निहित माना जा सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 में अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएंगी। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, उसे 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की स्वतंत्रता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 23, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, इसमें क्या होता है, मानव के अंगों की जो तस्करी की जाती है, इसमें सब में रोक लगाया गया। मानव के अंगों की बलात् श्रम का प्रतिषेध है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मानव का दुर्व्यापार यानी व्यापार नहीं होगा और बलात् श्रम का भी क्या किया गया, प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों, अन्य किसी जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 25, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसी अनुच्छेद के तहत जो सिख होते हैं यानी सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर यानी टैक्स देने को बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। इसका क्या मतलब है, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने को बाध्य नहीं कर सकता कि एक मंदिर बनाना है या मस्जिद बनाना है, यानी विशेष धर्म से जो भी उन्नत में व्यय करने हैं इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 27 है ये। अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृत को सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रिट्स जारी की जाती हैं। यहीं पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को जो रिट जारी करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने की अनुमति है। तो दोनों याद रखेंगे, 32 और 226। यहाँ पर अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाएंगी, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाएंगी। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 का, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, अर्थात कह सकते हैं अगली बात इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के का में उल्लेख है इसका। अनुच्छेद 40 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40। आर्टिकल 44
समान है तो यहाँ पर समान शब्द से देखिए निकलेगा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद 45 बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। 48 के का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 इसे कैसे याद रखेंगे, आप जानते हैं अजूबों की संख्या 7 है, 7 का स्क्वायर 49, यानी जो स्मारक हैं राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, जो भी राष्ट्रीय स्मारक है उनका संरक्षण करना है, इसमें उल्लेखित है। आर्टिकल 50 50-50 यानी अलग अलग, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयासरत रहेगा। अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयासरत रहेगा, महत्वपूर्ण है। यूपीटेट 2022 में यह प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 51 में क्या है, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयासरत रहेगा। 51 के का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 इंपॉर्टेंट है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 52 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और यहाँ पर 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके बाद 71 देखते हैं। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों की सुनवाई सिर्फ उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी, इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा ही की जाएगी अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होता है तो। अनुच्छेद 72 महत्वपूर्ण है ये भी, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति, ये भी शक्ति है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 75 का प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, 75 का प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत को कानूनी विषयों पर सलाह देगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत को कानूनी विषयों पर सलाह देगा। यहीं पर देख लेते हैं अनुच्छेद 165 राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जो राज्य को कानूनी विषयों पर सलाह देगा। तो 76 और 165 को एक साथ याद रखेंगे। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता, राज्य में महाधिवक्ता और केंद्र या संघ में भारत में महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, ट्रिक लिखी हुई है सरल, और इसमें जोड़ देंगे आप 79 80 81 क्रमशः लिखे हुए हैं। सरल से संसद, और सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। 79 80 81, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 79 में संसद। अनुच्छेद 89 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये भी लिखा हुआ है। अनुच्छेद 100 संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति कुछ सदस्यों का कम से कम यानी 10वां हिस्सा, यानी कोरम जो होना चाहिए 1/10 होना चाहिए, कोरम का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 100 में। 10 का स्क्वायर 100, इस तरह से याद रखेंगे आप। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 108 में, कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117 दोनों प्रश्न यहाँ से बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, देखते हैं। आर्टिकल 110 क्या कहता है, धन विधेयक की परिभाषा, और आर्टिकल 117 क्या कहता है, वित्त विधेयक की परिभाषा। 110 117, 110 धन विधेयक और 117 वित्त विधेयक। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, और यहाँ पर स्पष्ट बजट शब्द के बारे में यहाँ उल्लेख नहीं है, जो उल्लेख है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण का, यानी बजट की परिभाषा।
के उल्लेख सीधे नहीं कह सकते, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट शब्द का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 साथ में लिखे हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है 123, 213। अंकों का स्थान बदला हुआ है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 213 के तहत। तो 123, 213, 123 राष्ट्रपति को और 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 124 इंपॉर्टेंट है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट। उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। 131 इंपॉर्टेंट, केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। 137 सुप्रीम कोर्ट की पुनरावलोकन की शक्ति। 137 सुप्रीम कोर्ट की पुनरावलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 148 और 153 साथ में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप दोनों को याद रखेंगे। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, CAG। और 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 153 यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। अनुच्छेद 153 को ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। 153 हटके है 148 की तुलना में। 153 में है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल भी हो सकता है। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। यहाँ पर लिखा हुआ 74 बराबर 163। 163 में क्या, 74 में क्या था कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन वहाँ पर उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, इसलिए 74 बराबर 163 लिखा गया है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब 100 बराबर 189 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? 100 में संसद का कोरम 1/10 था। यहाँ पर राज्य विधानमंडल का जो कोरम होना चाहिए, यानी प्रत्येक सदन की गणपूर्ति, यानी गणपूर्ति इंग्लिश में बोलते हैं, कोरम का कुल सदस्य का कम से कम 10वां हिस्सा यानी 1/10 होगा कोरम इसका, किसका? विधानमंडल का, प्रत्येक सदन में से, इसलिए 100 बराबर 189 लिखा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 200 के बारे में। 200 राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं भी दे सकता है, रोक सकता है और एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। राज्यपाल को इतनी शक्ति है यहाँ पर कि अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, रोक भी सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अनुच्छेद 214 महत्वपूर्ण है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं 124 बराबर 214 लिखा हुआ है। इसका अभिप्राय ये है कि 124 में जो था कि सुप्रीम कोर्ट होगा और यहाँ पर 214 में क्या है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है। अनुच्छेद 215 में लिखा है उच्च न्यायालयों का भी अभिलेख न्यायालय होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी अभिलेख न्यायालय होता है, तो उच्च न्यायालयों का भी एक क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 215 में है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 216 में किया गया है। 214 में क्या है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, बस ये बात लिखी है। 216 में उच्च न्यायालय का जो गठन संबंधी प्रावधान है वो है 216 में। अब जो है अनुच्छेद 222 देखते हैं। 222 में किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश का। ये है 222 यानी 222 में। 226 आपको बता दिया गया, हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की तरह। अनुच्छेद 231 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, जैसा कि आप देखते भी हैं कि है। अनुच्छेद 233 इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपी का एग्ज़ाम देते हैं या स्टेट PSC का एग्ज़ाम देते हैं तो इसके लिए महत्वपूर्ण है। 233
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। जो दिल्ली है उसके संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है 239 के का में, यानी 239A। अनुच्छेद 241 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा। अब देखते हैं 243 को। तो यहाँ पर 243 लिखा गया, इसको ध्यान समझिएगा। भाग 9 में पंचायतें जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है इस संदर्भ में। और इसे पंचायतों को जो उल्लेख है, अनुच्छेद की बात करें तो 243 से 243 तक इसका उल्लेख है। और भाग 9 के का में नगर पालिका संबंधी नगर पालिका को जोड़ा गया, जो कि 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े जाते हैं। इसके बाद 12वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। 18 विषय हैं यहाँ पर और अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक इनका नगर पालिका का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 246 केंद्र एवं राज्यों की विधायी शक्तियों का विभाजन। 246 में क्या है? केंद्र एवं राज्यों की विधायी शक्तियों का विभाजन है। अनुच्छेद 248 महत्वपूर्ण है। अवशिष्ट सूची के विषय पर, जो समवर्ती होते हैं, राज्य होते हैं और संघ सूची के विषय होते हैं, समवर्ती और राज्य सूची के विषय होते हैं, उसके अलावा जो विषय बचते हैं उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं। यानी अवशिष्ट सूची के विषय पर सिर्फ संसद को कानून बनाने का अधिकार है। सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 249 की, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की जो शक्ति है वो भी संसद को है। अगर राज्य सूची के विषय में के संबंध में बात करें तो राष्ट्रीय हित में अगर कोई कानून बनाना है तो संसद के पास वो शक्ति है, उसको भी संसद बना सकती है। तो अवशिष्ट विषय के लिए शक्तियाँ संसद को प्राप्त हैं और अगर राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कोई कानून बनाना है तो भी शक्तियाँ संसद के पास हैं और इसका उल्लेख क्रमशः 248, 249 में है। अनुच्छेद 262 महत्वपूर्ण है। अंतर्राज्यीय, देखिए यहाँ पर लिखा है अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए, जो भी राज्य में ही एक दूसरे के राज्य में जो विवाद होता है नदी जल से संबंधित, उसके निपटारे के लिए संसद कानून बनाकर व्यवस्था कर सकती है। लेकिन याद रहे, इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने की अनुमति नहीं है। सिर्फ निर्णय कौन करेगा? संसद करेगी। किस मामले में? अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए। और इसके लिए एक परिषद होती है, उसको देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र और अनुच्छेद 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। यानी कौन? केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, यानी जो विवाद होता है उसका निर्णय करने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो में बताया गया अंतर्राज्यीय परिषद में सदस्य कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होंगे, उसको आप देख लीजिएगा। आर्टिकल 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करेगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। 315 में अनुच्छेद 315 देखेंगे, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 324 महत्वपूर्ण है, निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। 326 में देखते हैं तो लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए निर्वाचन जो होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 326 में इस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 SC ST के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों का आवंटन। आर्टिकल 330 SC ST के लिए लोकसभा व विधानसभा में सीटों का आवंटन महत्वपूर्ण है, यानी सीटों का आवंटन। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। अब देखते हैं 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वहाँ पर था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यहाँ पर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी वहाँ पर SC आयोग, यहाँ पर ST आयोग।
अब देखेंगे ओबीसी आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 340 में है। अनुच्छेद 343 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 भी महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पर राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान है। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा होगी। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा की सुविधा होगी। 350 के का में उल्लेख है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सैन्य की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल के रिपोर्ट के माध्यम से यह आर्टिकल लागू किया जाता है, यानी जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लागू होता है। 360 वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। आज तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार लागू नहीं लगा है भारत में। और अगर राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 3 बार, और अगर बात करें राष्ट्रपति शासन राज्यों में तो सबसे ज़्यादा यूपी और मणिपुर में 10-10 बार लग चुका है। अब बात कर लेते हैं 368 की। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है अनुच्छेद 368 में। एक अनुच्छेद और महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 300 का विधि के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यानी संपत्तियों से क्या नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। इस बात का उल्लेख किसमें, 300 के का में। ठीक है, ये थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आपको लगभग 100 अनुच्छेद यहाँ से कवर हो जाएंगे, 100 से अधिक। ठीक है, धन्यवाद।